हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने संख्याओं का टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर अगली जो संख्या की जो स्टेप है वो ये है सह अभाज्य संख्या। अगला क्या है? सह अभाज्य संख्या। किसको बोलते हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान में रखना है, सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, दो संख्याएं होती है, दो संख्याएं जो जिनमें दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता, दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता तथा किसी समान संख्या का भाग दोनों में नहीं जाता है। ठीक है सर। तो सह अभाज्य संख्या जो है ना, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता और किसी समान संख्या का भाग भी दोनों में नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, मैंने यहां पे लिखा 7 और 8, एक लिखा मैंने 4 और 8, और एक लिखा मैंने 3 और 5। आपको बतानी है कि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है या नहीं, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है नहीं, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है या नहीं। डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको कि दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग कभी नहीं जाता और किसी समान संख्या का भाग भी दोनों में नहीं जाता, यानी दोनों में भी किसी सेम संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, प्लस इसका भाग भी इसमें नहीं जाना चाहिए, इसका भी इसमें नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या होती है? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा, अब इधर क्या 7 का भाग 8 में जाता है? क्या नहीं जाता। क्या 8 का भाग 7 में जाता है? क्या नहीं जाता। किसी सेम संख्या का भाग दोनों में जाता है? क्या नहीं जाता है। इसका मतलब ये क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है। अगला ये लीजिए, 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक दूसरे में जो है भाग नहीं जाना चाहिए, इसका इसमें नहीं जाना चाहिए, जबकि इसका तो 4 का भाग जा रहा है इसमें 8 में, इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है। तीसरा जो है 3,5, ना ही तो इसका इसमें भाग जाता है, ना ही इसका इसमें जाता है, और ना ही किसी सेम संख्या का भाग दोनों में जाता है, इसका मतलब ये जो है सहअभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत दोस्तों इसके अंदर नहीं है। चलिए, ये थी हमारी सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशंस और उससे संबंधित कुछ उदाहरण। डेफिनेशन क्या थी? दो संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाता है और तथा किसी समान संख्या का भाग भी दोनों में नहीं जाता है, उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्या, और उसके उदाहरण आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है। चलिए, अगली जो डेफिनेशन है दोस्तों, अगली जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाज्य संख्या, अपन ने अभाज्य संख्या पढ़ा था, उसी का है अब, जिसको अपन बोलते हैं संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या जिसको बोल सकते हैं अपन भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कौन सी होगी? जो संख्या अभाज्य नहीं हो, जो संख्या अभाज्य नहीं हो, जो संख्या अभाज्य नहीं हो, वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी? संयुक्त संख्या कहलाएगी। क्लियर सर? आपको एक चीज नोट करके रखनी है हमेशा के लिए, कि सबसे छोटी
भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है सर? 4 होती है। ये आपको शायद दिख नहीं होगा यहाँ पर। सबसे छोटी जो संख्या है, भाज्य संख्या है, वो क्या होती है? 4 होती है। ये चीज आपको एकदम अच्छे से दिमाग में रखनी है। सबसे छोटी जो संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है। क्लियर सर? चलिए, और जैसे कि यहाँ पर पूछ भी लेगा हमें भाज्य संख्या और कौन कौन सी है, तो जैसे ये एक तो मैंने 15 लिखा, एक मैंने 7 लिखा। जो अभाज्य नहीं होगी वो क्या होगी? भाज्य होगी। तो जरा मैंने बताया था आपको अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या थी सर? जिसमें एक का भाग जाएगा और एक स्वयं का जाएगा, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। एक तो खुद का और एक का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा, तो वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इधर भी देखिए, इसमें एक तो एक का जा रहा है और एक किसका जा रहा है? 7 का। इन दोनों के अलावा किसी और का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये संख्या क्या हो गई? अभाज्य। एक तो खुद का जाना चाहिए और एक का जाना चाहिए। इसमें खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है, पर इसके अलावा जरा ध्यान से देखो, 5 का जा रहा है, किसका जा रहा है? 3 का जा रहा है दोस्तों। और अपन ने कहा था किसी और अलग संख्या का भाग जाता है एक और स्वयं के अलावा, तो वो क्या हो जाती है सर? भाज्य संख्या हो जाती है। यानी कि ये जो 15 है वो क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये थी भाज्य संख्या। अब अगला जो सवाल है, अगली जो डेफिनेशन है वो आती है संपूर्ण संख्या। क्या है सर? संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या है? चलिए उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होती है सर? तो लीजिए, संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन होती है वह संख्या जिसके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर होता है। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का जो सर योग है वो उस संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। उस संख्या के योग के बराबर होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? चलिए तो बात करते हैं फिर आगे। वह संख्या जिसके गुणनखंड का जो योग है सर वो उस संख्या के बराबर होता है, तो फिर उसे अपन क्या कह सकते हैं सर? संपूर्ण संख्या कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है सर? चलिए, अब जैसे कि सवाल कैसे पूछता है, उस पर बात करते हैं। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हुई। अब इसका आंसर कैसे निकालते हैं तो देखिएगा इधर ध्यान से। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 6 लिख दिया और 10 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें किस किस का भाग जाता है वो पता करो। पहले तो 1 का जाता है और फिर 2 का जाता है और फिर 3 का जाता है और फिर किसका जाता है? 6 का। बराबर वाली संख्या को काट दो, बराबर वाली संख्या को काट दो, फिर पता करो 3, 1, 4 और 5, 6। इनका योग 6 आ रहा, नहीं आ रहा दोस्तों? इनका योग 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? संपूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है ये? संपूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे 10 का लिखूं मैं तो 10 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का और 5 का और
10 का। मैंने कहा था जो मेन जो संख्या है उसको तो उससे काट दो, फिर 5 और 2 7 और ये कितने हुए 8। क्या 8 है क्या? ये नहीं है, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं है। थोड़ा समझ में आया आपको? चलिए इसको अपन थोड़ा सा और समझते हैं। डेफिनेशन तो आपको याद रखनी है कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का जो योग है वो कितना हो, उस संख्या के बराबर हो, तो वो क्या कहलाती है सर? संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए जैसे कि यहां पे लिखा मैंने 22, 28 और 9, और फिर लिख दूं यहां पर 12। इन चारों संख्याओं में से जो आपको पता करना है कौन सी जो संख्या है वो क्या है, संपूर्ण संख्या है, इसका पता करना है। तो चलिए अपना रूल लगाते हैं इसके अंदर। किसका भाग जाता है? 1 का तो हमेशा जाएगा सर, फिर किसका जाता है? 2 का जाएगा, 2 के बाद में किसका जाएगा? 11 का जाएगा, और फिर किसका जाएगा? 22 का। तो मैंने कहा सेम संख्या को तो कैंसिल कर दो, सेम संख्या को कैंसिल कर देंगे। 11 और 2 13 और 14 हो रहा है, क्या ये 22 के बराबर है? नहीं है। तो चलिए ये जो है संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का जाता है सर, और फिर 4 7 28 का जाता है, फिर 7 का जाता है, और किसका जाएगा? 14 का जाएगा, और फिर किसका जाएगा? 28 का। मैंने कहा मेन संख्या को तो कैंसिल कर दो, फिर जोड़ के देखो इसको। 14 7 21 और ये कितने हो गए? 25 और 26 27 और ये 28, यानी कि ये जो संख्या है वो क्या है? संपूर्ण संख्या है। गुणनखंडों का जो योग है वो कितना आ रहा है? वापस 28 आ रहा है। यानी कि गुणनखंड जो है उसका योग करने के बाद भी वापस वो की वही संख्या आ जाती है जोड़ने पर, तो वो संपूर्ण संख्या होगी। लीजिए 9 की बात करते हैं, तो 9 में 1 का जाएगा भाग, 3 का जाएगा भाग, और फिर किसका जाएगा? 9 का जाएगा। मेन संख्या को कैंसिल करो तो 3 और 4, 3 और 1 कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या 4 है क्या? ये नहीं है, तो ये जो है संपूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर? 12 में किसका जाता भाग? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, और फिर 12 का जाएगा। 12 को कैंसिल करो, मेन संख्या है, तो 6 छूट गया सर। 1 2 3 4, और फिर 6 का भी जाएगा, और 12 को कैंसिल कर दो, मेन संख्या है। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10, 10 और ये कितने हो गए? 13 14 15 16। क्या 16 12 के बराबर है क्या सर? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी जो है संपूर्ण संख्या नहीं है। तो क्लियर एकदम? संपूर्ण संख्या कौन सी होगी? जिसके गुणनखंडों का जो योग है सर वापस उसी संख्या के बराबर आ जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये थी हमारी संपूर्ण संख्या। चलिए फिर बात करते हैं, अपन ने पिछली क्लास के अंदर शांत अशांत की डेफिनेशंस तो पढ़ी ही ली थी। अब बात करते हैं कि शांत अशांत कैसे पता करते हैं। प्रश्न आता है कि बताइए कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा प्रश्न 5/, लिख दूं मैं यहां पे 45, ये लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंश में पहले तो ये जो भी शांत है या अशांत ये बताना है, शांत है या अशांत, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर की सबसे पहले तो गुणनखंड निकाल लो। 5/3 × 3 × 5 ये होता है। तो मैंने शांत के अंदर आपको क्या बताया कि कोई भी संख्या शांत कब कहलाएगी? जब उसके अंश में, सॉरी उसके हर में, यानी उसके बटेव वाली संख्या में क्या होना चाहिए? या तो होना चाहिए 2 और या फिर होना चाहिए 5, या फिर दोनों ही। पर 2 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या बटेव में नहीं होनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या बटेव में नहीं होनी चाहिए। तो जरा सोचो यहाँ पे 3 है या नहीं है? और 3 आ गया, इसका मतलब जो है ये कौन सी संख्या हो गई है? अशांत हो गई। समझना जरा ध्यान से, है ना? 2 और 5 के अलावा बटेवा में और कोई सी भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ये 3 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गई? अशांत हो गई। ठीक है सर, चलिए एक उदाहरण और लेते हैं अपन। 17/, यहां पे लिख दूं मैं 2 × 2 की घात 2 × 5 की घात 3। 17/2 2 की घात 2 × 5 की घात 3। ये बताइए कि शांत है या अशांत है दोस्तों?
मैंने आपको क्या बताया, बटेवा में यानी हर के अंदर जो है 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे घातें कितनी हो, पर 2 और 5 के अलावा नीचे कुछ है क्या, नहीं है। और तो यानी कि ये क्या हो गया, शांत। क्या हो गया सर, शांत हो गया। क्लियर। चलिए एक सवाल पर और बात करते हैं। एक सवाल पर और बात करते हैं अपन। जैसे ये सवाल लिखा मैंने 3/15, इसको भले मैं ये लिख दूं 6 लिख दूं, है ना। 6/15, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 बटे वाली का गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा, 3 5 15, 3 इंटू 5। तो मैंने आपको क्या बताया था कि बटेवा में 3 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या नहीं आनी चाहिए, सॉरी 2 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके हिसाब से तो ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, पर ये शांत है। कैसे देखना, अगर नीचे कोई संख्या है और ऊपर वाली से कट रही है तो काट दो। जैसे 3 से काटा, इसको कितनी बार कटा, 2 बार, तो ये कितना हो गया, 2/5। अब नीचे 2 और 5 के अलावा कोई सी भी दूसरी संख्या दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। 2 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, नीचे पर 2 और 5 के अलावा कोई सी भी संख्या नहीं आनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो यानी ये क्या हो गया सर, शांत प्रसार हो गया। ठीक है, ये क्या हो चुका है, शांत प्रसार की संख्या हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे अपन अशांत संख्याओं के बारे में। अशांत संख्याओं के बारे में कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे मैंने यहां पर लिखा 0.234 की बार, ऐसे लगा रखा मैंने। अब इसको जो है ना, आपको किस में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। 0.234 की जो बार लगा रखी है, आपको इस संख्या को जो है P/Q के रूप में लिखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा जरा ध्यान से। पहले तो जो संख्या दे रखी है वो पूरी लिखो, ये पूरी लिख दी। फिर क्या लगाओ, माइनस लगाओ। फिर क्या करोगे कि जिस संख्या पर बार नहीं लगा रखा है ना, उसको माइनस करो। 23 पर बार नहीं लग रहा है तो 23 को माइनस करो, फिर ये बटेवा। क्लियर। फिर कितनी संख्या पर बार लगा रखा है, एक संख्या पर, तो कितना 9 आएगा, 1 बार 9। कितनी संख्या पर बार नहीं लगा रखा है, 2 संख्या पर, तो 2 0। और फिर 234 में से 23 जाएगा, कितना बच जाएगा, ये 7 8 9 10 11। 211 और बटेवा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से एक बार वापस। जो बार दे रखी है इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो पहले तो जो संख्या दे रखी है उसको लिख दो, एक बार तो 234 ये लिख दिया। माइनस करो जिस संख्या पर बार नहीं लग रहा है, किस संख्या पर बार नहीं लग रहा है, 2 और 3 पर, तो ये 23 माइनस कर लिया। फिर बटेवा में कितनी संख्या पर बार लग रहा है, एक संख्या पर, तो एक संख्या पर बार लग रहा है तो 1 9, और जितनी संख्या पर बार नहीं लग रहा है उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। ठीक है, चलिए एक सवाल और समझते हैं इसी का, फिर उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। देखिएगा अगला सवाल है 0.6432 और ये लगा रखा है बार, और इसको व्यक्त करना है P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है सर, तो लीजिए सबसे पहले तो जो संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे अपन। ये अपन ने यहां पर इसको लिख दिया। फिर क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे। जिस संख्या पर बार नहीं लग रहा है ना उसको माइनस करोगे। 64 पर बार नहीं लग रहा है तो 64 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। फिर क्या लगाओगे सर, बटेवा। और फिर कितनी संख्या पर बार लग रहा है, 2 संख्या पर। जितनी संख्या पर बार लग रहा है उतने बार क्या लिखो, 9 लिखो। और जितनी संख्या पर बार नहीं लग रहा है उतने क्या लिखो सर, यहां पर 0 0 लिखो। ठीक है, अब आप बाकी कर सकते हो इसमें से। ये 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और इधर 3, और ये 6368 बटेवा 9900। कौन तकलीफ हो तो बताइए आप इसमें। जो संख्या दे रखी है उसको लिखो, बीच में माइनस लगाओ, और जितनी संख्या पर बार है उसको छोड़कर बाकी जो भी संख्या है उसको यहाँ बिना बार वाली को यहाँ लिख दो, और जितनी संख्या पर बार है उतने 9 लिखो, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उतने क्या लगा दो, 0 लगा दो। और फिर माइनस की संख्या है तो अपन ने उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर लिया, घटा लिया, और फिर बटेगा में
9,900 हो चुका है। ठीक है सर, चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। सवाल कैसा भी आ सकता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हार्ड से हार्ड सवाल में आप ट्राई कर सकते हो, और बाकी अगर सेम रट्टा मारोगे तो फिर तो लफड़ा ही है। लीजिए अगला जो सवाल है 0.3333, बस इतना सा सवाल है, और इसको किस में लिखना है सर, P बटेवा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, P बटेवा Q के रूप में लिखना है इसको सर। तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, इधर लिख दूं मैं, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है, तो ये 1 लिखकर कितने जीरो लगा दोगे सर, 4 जीरो लगा दोगे, बस खत्म काम। तो यानी कि 3,333 और बटेवा में क्या आ जाएगा सर, 1,000। ये अपना काम हो चुका है खत्म। क्लियर सर, चलिए एक सवाल और, 20.339, पॉइंट हटाओगे तो बटेवा में कितना आएगा, 1, और फिर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो। तो सवाल क्या बन जाएगा, 20,339 और बटेवा में 1,000। कोई दिक्कत है क्या सर इसके अंदर, नहीं है। ये हो चुका है शांत और अशांत जो भी संख्याएं थी उनको P बटेवा Q के रूप में लिखना अपन ने सीख लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक सवाल और, जैसा मैं लिखूं यहां पर, बताना है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बतानी है। सवाल है 0 -4 √2 और फिर 0.222, इन चारों संख्याओं में से आपको बतानी है पूर्ण संख्या। सबसे पहली बात तो डेफिनेशंस क्या होती है पूर्ण संख्या की, वो पता करो। डेफिनेशंस होती है 0 से कहां तक सर, अनंत तक, यानी 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलेगा। तो 0 आ रहा नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है परिभाषा में, यानी कि 0 जो है क्या है सर, पूर्ण संख्या है। फिर आगे माइनस, क्या इसमें माइनस की संख्या आती है क्या, इसमें नहीं आती, इसमें प्लस की संख्याएं आती है, और क्या आता है, 0 आता है, तो यानी माइनस का ये पूर्ण संख्या में नहीं है। क्या अंडर रूट की संख्या आती है क्या, नहीं आती है। अंडर रूट वाली जो भी संख्या होती है वो किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। लीजिए, और ये पॉइंट वाली संख्या है, ये किस में आ जाएगी, परिमेय संख्या में आ जाएगी। कौन तकलीफ हो तो बताइए आप हमें। ठीक है सर, चलिए प्रथम अगला जो सवाल है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये अपना अगला सवाल है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला लिखवाया था n+1 बटेवा 2। ये फॉर्मूला था n+1 बटेवा 2। n प्राकृत 100 प्राकृत, तो n का मान कितना हो गया, 100 हो गया। फिर कोष्टक 100 + 1 बटेवा में 2, 100 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो ये 50 इंटू कितना हो जाएगा, 101, गुणा करवा लो, 5050, यानी 5050। ये क्या आ चुका है, 100 प्राकृत संख्याओं का क्या आ चुका है सर, योग आ चुका है। ठीक है सर, ये थे आज के कुछ परिभाषाएं और छोटे मोटे सवाल। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इससे भी आपको बेटर दिया जाने की कोशिश
की जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारी जो क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।